आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति बताने वाली हूँ। इस पाठ की लेखिका महादेवी जी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में हुआ। ये एक उच्च कोटि की लेखिका एवं प्रतिभावान कवित्री थी। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनके साहित्य में पीड़ा, करुणा, वेदना आदि पाई जाती हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका साहित्य समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है तथा प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित भी करता है। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से: निहार, रश्मि, सांध्य गीत कविता संग्रह है, संकल्पिता श्रृंखला की कड़ियां निबंध है, पद के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है। बच्चों, ये अनोखे राष्ट्रपति एक संस्मरण है, संस्मरण साहित्य की विधा है। इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है बच्चों कि अनोखे राष्ट्रपति इस संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने भारत के पहले राष्ट्रपति, जो आप सब लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सादा जीवन उच्च विचार गुण से परिचित कराया। जीवन में सादगी, सहजता, सरल स्वभाव अपनाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठ जा सकता है। लेखिका ने इस विचार से सभी को अवगत कराया है। तो इस पाठ के सारांश की ओर चलते हैं बच्चों। इस पाठ को देख लेते हैं कि लेखिका ने क्या बताया है। अनोखे राष्ट्रपति यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन मूल्यों से पाठकों को परिचित कराया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की वेशभूषा में अत्यंत सादगी थी, उसे बताना चाहा है। वे कहती हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तित्व इस तरह से है कि जब उन्होंने देखा काले घने पर छोटे छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों पर नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडल होठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछे जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के होठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी कि जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिनी पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली पर। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाही भुवों पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए। अतः जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वह उसी स्थिति में लटका रह गया, इस तरह से पता चल रहा था। स्वतंत्रता पूर्व से ही लेखिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अच्छी तरह से जानती थी। 1937 में प्रयाग में महिला विद्यापीठ का शिलान्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। तब उन्होंने लेखिका से निवेदन करते हुए कहा था कि वे अपनी 15-16 पोत्रियों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उन्हें वे प्रयाग के महिला विद्यापीठ में भर्ती करवाना चाहते हैं। लेखिका ने भी उनकी पौत्रियों को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार उनकी पौत्रियां विद्यापीठ के छात्रावास में रहने लगी। कभी कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। राष्ट्रपति बनने के पश्चात भी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अहंकार ने कभी छुआ नहीं था। वे अपनी पोत्रियों को अहंकार से दूर रखना चाहते थे। इसलिए साफ शब्दों में उन्होंने लेखिका से कहा था, दिल्ली व राष्ट्रपति भवन उनका नहीं है। उनकी पोत्रियां जैसी रहती आई हैं वैसी ही रहेंगी। एक बार उनकी पत्नी के द्वारा निमंत्रण मिलने पर लेखिका स्वयं राष्ट्रपति भवन जाती हैं। साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया जाता है। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं होता है। लेखिका प्रथम चीनी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा। लेखिका ने वहां देखा कि राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी यानी पत्नी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। निरन्न भोजन यानी अन्न रहित। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल और मेवे मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी झलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वो सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? ऐसे अनोखे राष्ट्रपति की संगति में लेखिका स्वयं को धन्य समझती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह संस्मरण समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।